हेलो दोस्तों, अमन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर दिल्ली सल्तनत काल के अंदर गुलाम वंश पढ़ेंगे और गुलाम वंश के दो वीडियो पहले से आ चुके हैं और उसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद में आगे के जो शासक है गुलाम वंश के उसके बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत काल का समय है। दिल्ली सल्तनत काल का समय 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक है और दिल्ली सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने राज किया था और उन 5 राजवंशों में पहला राजवंश है गुलाम वंश और गुलाम वंश का समय है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक और गुलाम वंश ने 84 वर्षों तक शासन किया था। गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है ये 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक है और 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में शासक बना था उसका पुत्र आराम शाह और आराम शाह ये अयोग्य शासक था। इसने मात्र 8 महीने तक शासन किया था और ये 1210 ईस्वी में राजा बना था और 1211 ईस्वी में इसकी हत्या करके शासक बन जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश और शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक और 1236 ईस्वी में अचानक इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में शासक बन जाता है रुकनुद्दीन फिरोज। शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ये अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासक बनाना चाहता था लेकिन इनकी अचानक मृत्यु के कारण इनका पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये 1236 ईस्वी में शासक बन जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये 1236 में शासक बनता है और मात्र 6-7 महीने तक रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने शासन संभाला था और रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये इल्तुतमिश का पुत्र है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये इल्तुतमिश का पुत्र है और रुकनुद्दीन फिरोज भी एक अयोग्य शासक है। इससे पहले आराम शाह था वो भी एक अयोग्य शासक था और उसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये भी एक अयोग्य शासक है और रुकनुद्दीन फिरोज के समय शासन है वो इसकी माता शाह तुर्कान, इसकी माता है शाह तुर्कान, उसने संभाला था क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज है इसका शासन से कोई लिंक नहीं था। शासन से लिंक होते हुए भी ये उस शासन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और ये अपना समय है ये प्रेम प्रसंग में बिताता था और जनता की तरफ इसका कोई ध्यान नहीं था। इसलिए गुलाम वंश के जो सरदार थे वो इस रुकनुद्दीन फिरोज शाह से तंग आ गए थे और उसके बाद में उन सरदारों ने मिलकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता है शाह तुर्कान के अत्याचारों से चारों ओर विद्रोह फैल गया था और उसके बाद में शाह तुर्कान की क्या हत्या कर देते हैं और उसके बाद में हांसी बंदायूं व लाहौर प्रांत के सरदार है वो भी रुकनुद्दीन फिरोज की सत्ता मानने से इनकार कर देते हैं और रुकनुद्दीन फिरोज है ये रुकनुद्दीन फिरोज और इसकी माता है शाह तुर्कान इसने मिलकर रजिया की हत्या करने का विचार बनाया क्योंकि इनको पता था अगर रजिया को मार देंगे तो हमारा शासन है वो छीनेगा नहीं, अगर रजिया जिंदा रहती है तो हमारा जल्द ही शासन छीन सकता है और रजिया शासक बन सकती है। इसलिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह और इनकी माता है शाह तुर्कान ये मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं और उसमें रजिया सुल्तान की हत्या करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें असफल हो जाते हैं और मुस्लिम सरदार है वो मिलकर शाह तुर्कान की हत्या कर देते हैं और उसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज को बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज की भी हत्या कर देते हैं। उसके बाद में शासक बन जाती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जन्म है ये 1205 ईस्वी में बंदायूं में हुआ था और बंदायूं की जागीर है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दास इल्तुतमिश को प्रदान की थी और वहाँ पर क्या है रजिया सुल्तान का जन्म होता है और रजिया सुल्तान का शासनकाल है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक और रजिया सुल्तान है इनका पिता का नाम तो इल्तुतमिश है और इनकी माता का नाम तुर्कमान खातून है।
रजिया सुल्तान के पिता का नाम तो इल्तुतमिश और इनकी माता का नाम है तुर्कमान खातून है। और दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक है ये रजिया सुल्तान थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो भी रजिया सुल्तान है। और दिल्ली सल्तनत की अंतिम महिला शासक कौन थी, तो भी रजिया सुल्तान ही है। रजिया सुल्तान है वो एकमात्र महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। और रजिया ने उम्दतुल निस्वा की उपाधि धारण की थी, यानी महिलाओं की रक्षिका। उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण किसने की थी, तो उम्दत उल निस्वा की उपाधि है वो रजिया सुल्तान ने धारण की थी। और रजिया है घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में प्रवेश करती थी। रजिया जब भी युद्ध करने जाती थी तो घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में प्रवेश करती थी। और रजिया के दरबार में, रजिया है ये दरबार में चोगा, उसी को कहते हैं मकूबा, और अपनी भाषा में कह सकते हैं कोट, ऊपर से लेकर नीचे पैरों तक लंबा एक कोट पहनकर और सिर पर एक कुला यानी टोपी पहनकर अपने दरबार में प्रवेश करती थी। और रजिया है इसने मुसलमानों की जो पर्दा प्रथा थी उसको छोड़कर पुरुषों की वेशभूषा है वो अपना ली थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत के अंदर पुरुषों की वेशभूषा अपनाने वाली महिला कौन थी, तो वो है रजिया सुल्तान। और रजिया ने जलालुद्दीन याकूत है उसको अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था, यानी असफ सलाह का प्रधान है वो किसको बनाया था, वो बनाया था जलालुद्दीन याकूत। तो जलालुद्दीन याकूत है इसे असफ सलाह का प्रधान बना देती हैं, जिससे जो अमीर वर्ग होता है वो रजिया से नाराज हो जाता है। और रजिया ने जलालुद्दीन याकूत को अत्यधिक महत्व दिया था, क्योंकि रजिया के जलालुद्दीन याकूत के साथ में प्रेम प्रसंग था। और रजिया का असफ सलाह के प्रधान जलालुद्दीन याकूत के साथ प्रेम प्रसंग और इसे अमीर वर्ग है वो नाराज हो जाता है। और 1240 ईस्वी में बठिंडा का शासक है अल्तुनिया, वो विद्रोह कर देता है और जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर देता है। और जलालुद्दीन याकूत की हत्या करने के बाद में रजिया को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर रजिया को ले जाकर एक जेल में डाल देता है। और रजिया ये बहुत ही कूटनीतिज्ञ शासिका थी। और रजिया ने अपनी चाल चलकर कूटनीति के दृष्टिकोण से बठिंडा का जो शासक है अल्तुनिया उससे शादी कर लेती है। बठिंडा के शासक अल्तुनिया से शादी करने का रजिया का इरादा ये था, एक तो वो जेल से मुक्त हो गई और उसके पीछे से दिल्ली की सल्तनत गद्दी है वो उसके भाई के हाथों में चली गई थी, तो वो अल्तुनिया के माध्यम से वापस प्राप्त करना चाहती थी। और अल्तुनिया का फ़ायदा ये था कि अगर मैं रजिया से शादी कर लूँगा तो दिल्ली का शासक बन जाऊँगा। दोनों का अपना अपना फ़ायदा था। और शादी करके रजिया ने जाने के बाद में जो शासन है वो रजिया के भाई बैराम शाह के हाथ में आ जाता है। रजिया को अल्तुनिया है वो गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का शासन है वो रजिया का भाई है बैराम शाह उसके हाथ में आ जाता है। और रजिया है ये बठिंडा के शासक अल्तुनिया से शादी करने के बाद में उसकी मदद से दिल्ली सत्ता को फिर से अपने हाथों में लेना चाहती थी। और बैराम शाह को इस बात का पता चलने पर वे एक संगठन बनाता है और उस संगठन को रजिया की हत्या करने के लिए भेजता है। लेकिन जब रजिया और अल्तुनिया वापस आ रहे थे, जब दिल्ली की तरफ वापस आ रहे थे तो वापस आते समय कैथल स्थान है ये हरियाणा के अंदर है, वहाँ पर 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं का एक संगठन था उसने रजिया और रजिया के पति अल्तुनिया की हत्या कर दी थी। उसके बाद में रजिया सुल्तान की समाधि है ये कबर मोहल्ला बुलबुली खान तुर्कमान गेट दिल्ली में बनी हुई है। रजिया सुल्तान की समाधि है उसी को हम कह सकते हैं रजिया सुल्तान की कब्र, वो है वो मोहल्ला बुलबुली खान तुर्कमान गेट दिल्ली में बनी हुई है। अगर रजिया सुल्तान की मूल्यांकन की बात की जाए रजिया कैसी शासिका थी, तो रजिया एक महान महिला शासिका थी। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया था। और रजिया ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय बिगड़े हुए हालातों में काफ़ी सुधार की थी। इससे पहले जो शासक था रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसके समय दिल्ली सल्तनत काल का शासन इधर उधर बिखर गया था और उसमें रजिया सुल्तान ये काफ़ी सुधार कर लेती है। और रजिया एक महिला होकर भी महान शासिका थी।
रजिया एक शिक्षित है, दयावान है, कर्तव्यपरायण और साहसी शासिका थी। और इतिहासकार है एक मिन्हाज, वो लिखता है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना संपूर्ण गुण लाभप्रद हो सकते थे। जो गुण पुरुषों के अंदर होते हैं वो सभी के सभी गुण रजिया सुल्तान के अंदर थे। अगर वो एक पुरुष होती तो दिल्ली सल्तनत काल की एक महान शासिका होती। उसके बाद में एक दूसरा इतिहासकार है एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन लिखता है यदि रजिया स्त्री ने होती, अगर पुरुष होती तो उसका नाम आज भारत के महान शासकों में लिया जाता। रजिया है ये, अगर स्त्री नहीं होती, अगर पुरुष होती तो रजिया का नाम है वो आज भारत के जो महान शासक है उनमें सबसे ऊपर रजिया का नाम लिया जाता। दोस्तों आज की क्लास में हमने दो शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसके बाद में रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम इन दो शासकों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे पहले दिल्ली सल्तनत काल के दो पार्ट है वो आ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर जिस विद्यार्थी ने इससे पहले की दो क्लासें नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से वो देख सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हमने दो शासकों के बारे में पढ़ा है और इनको एक बार और रिपीट करते हैं ताकि इन दोनों शासकों को आज की क्लास में हम साथ साथ में याद कर सकें। और दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश है, गुलाम वंश के कंप्लीट होते ही गुलाम वंश की एक क्लास बनाई जाएगी, कंप्लीट गुलाम वंश की एक क्लास बनाई जाएगी। उसमें दिल्ली सल्तनत काल के गुलाम वंश के सभी शासकों को एक ही क्लास में पढ़ाया जाएगा और एक ही क्लास में सभी शासक आपको रिपीट करवा के पूरे याद करवा दिए जाएंगे। और दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। आज एक बार रिपीट करते हैं दिल्ली सल्तनत काल के शासन को। तो मध्यकालीन भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना हो जाती है और 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत काल का समय माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने राज किया था। दिल्ली सल्तनत काल है, दिल्ली सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने राज किया था। उसमें पहला राजवंश है गुलाम वंश और गुलाम वंश की स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। अगर गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, क्योंकि सुल्तान पद की मान्यता है वो इल्तुतमिश लेते हैं। बगदाद का जो खलीफा होता है उससे सुल्तान पद की मान्यता लेते हैं, इसलिए दिल्ली सल्तनत काल के वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश है। और गुलाम वंश के प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का समय है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में 84 वर्षों तक गुलाम वंश ने शासन किया था। और गुलाम वंश के प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश की नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इसका शासन काल है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। और 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में शासक बन जाता है उसका पुत्र आराम शाह। और आराम शाह का शासन काल है 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक। और आराम शाह इसने मात्र 8 महीने तक शासन किया था। उसके बाद में आराम शाह ये अयोग्य शासक था, इसकी शमसुद्दीन इल्तुतमिश है वो हत्या कर देता है और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत काल का अगला शासक बन जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इनका शासन काल है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। और 1236 ईस्वी में अचानक शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मौत हो जाती है और उसके बाद में शासक बन जाता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ये शासक बनाना चाहता था अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को, लेकिन अचानक मृत्यु होने के कारण दिल्ली के जो सरदार है वो शासक बना देते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह है ये 1236 ईस्वी में शासक बनता है और रुकनुद्दीन फिरोज शाह है इसने मात्र 6-7 महीने तक ही शासन किया था।
रुकनुद्दीन फिरोज को एक अयोग्य शासक मानते थे। और रुकनुद्दीन फिरोज है इल्तुतमिश का पुत्र था। और रुकनुद्दीन फिरोज है इसको योग्य शासक नहीं मानते थे। इसके समय जो शासन है वो इसकी माता शाह तुर्कान ने संभाला था। रुकनुद्दीन फिरोज के समय शासन है वो इसकी माता शाह तुर्कान ने संभाला था। रुकनुद्दीन फिरोज है ये खुद को सुल्तान होते हुए भी सुल्तान की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। इससे जो दिल्ली सल्तनत के जो सरदार थे वो रुकनुद्दीन फिरोज से तंग आ गए थे। और दिल्ली सल्तनत के अंदर शाह तुर्कान के अत्याचारों से चारों ओर विद्रोह और अशांति फैल गई थी। और अशांति फैलने के कारण हांसी, बंदायूं और लाहौर प्रांत के जो सरदार थे वो रुकनुद्दीन फिरोज को अपना सुल्तान मानने से इनकार कर दिया था। और रुकनुद्दीन फिरोज व शाह तुर्कान ये दोनों मिलकर रजिया की हत्या करने का एक प्लान बनाते हैं। इनको पता था इससे बाद में शासिका बनेगी रजिया सुल्तान है वो पहले भी शासिका बनने वाली थी, लेकिन शमसुद्दीन इल्तुतमिश की क्या है अचानक मृत्यु हो जाती है। और बाद में शाह तुर्कान है ये अपने सरदारों के साथ मिलकर जो एक 40सा संगठन था उसके साथ में मिलकर शासक बना देती है अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को। और रुकनुद्दीन फिरोज है ये शासन कार्य सत्ता की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। और इससे बाद में दिल्ली सल्तनत काल के सरदार है वो परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के जो मुस्लिम सरदार है वो मिलकर शाह तुर्कान की हत्या कर देते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज की माता है शाह तुर्कान, उसकी हत्या कर देते हैं। और रुकनुद्दीन फिरोज को बंदी बनाकर मुस्लिम सरदार है वो उसकी भी हत्या कर देते हैं। और उसके बाद में शासक बन जाती है रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का शासन काल है ये 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक है। रजिया सुल्तान का जन्म है ये 1205 ईस्वी में बंदायूं में हुआ था। और बंदायूं की जागीर है उसका प्रशासक नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दामाद इल्तुतमिश को अपनी दास्ता से मुक्त करके वहाँ का प्रशासक यानी शासक है वो बंदायूं का शासक नियुक्त करता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। और वहाँ पे रजिया सुल्तान का 1205 ईस्वी में जन्म होता है। और इनके पिता का नाम है रजिया सुल्तान के पिता का नाम है इल्तुतमिश और इनकी माता का नाम है तुर्कमान खातून। और दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक भी रजिया सुल्तान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत की अंतिम महिला शासक कौन थी तो दिल्ली सल्तनत के अंदर एकमात्र महिला ने शासन संभाला था वो है रजिया सुल्तान। चाहे प्रथम शासिका पूछे चाहे अंतिम शासिका पूछे वो एकमात्र शासिका है रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान है ये शासिका बनने के बाद में उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण कर लेती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए उम्दत उल निस्वा की उपाधि किसने धारण की थी तो उम्दत उल निस्वा की उपाधि है वो रजिया ने धारण की थी। और रजिया को घुड़सवारी है ये उसके असफशाला के प्रधान जलालुद्दीन याकुत ने सिखाई थी। और रजिया है ये घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में प्रवेश करती थी। रजिया जब युद्ध लड़ने जाती थी तो घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी। और रजिया है ये अपने दरबार में 2 प्रकार के वस्त्र पहनकर प्रवेश करती थी। उसमें पहला तो है कोट को कहा जाता था कुबा या चोगा। वो था ऊपर से लेकर पैरों तक एकल कोट था उसे कहा जाता था चोगा या कुबा। और सिर पर एक टोपी पहनकर टोपी को कहा जाता था कुला। वो पहनकर अपने दरबार में प्रवेश करती थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए चोगा या कुबा पहनकर अपने दरबार में प्रवेश कौन करती थी तो वो है रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान है ये मुस्लिम महिलाओं की पर्दा प्रथा है उसे छोड़ देती है और पुरुषों की वेशभूषा है उसे अपना लेती हैं। कोट और टोपी है ये पुरुषों की वेशभूषा थी और इसे रजिया सुल्तान अपना लेती है। और उससे जो दिल्ली सल्तनत के 40सा संगठन था 40 मुस्लिम सरदारों का एक संगठन बनाया गया था वो उससे नाराज हो जाता है। वो रजिया की वेशभूषा से नाराज हो जाता है। और रजिया है जो
जलालुद्दीन याकुत है उसे अमीर आकुर के पद पर नियुक्त करती है, और जलालुद्दीन याकुत है उसको अत्यधिक महत्व देती है। अमीर आकुर यानी असफ साला का प्रधान नियुक्त कर देती है। उसके बाद में रजिया का असफ साला के प्रधान जलालुद्दीन याकुत के साथ में प्रेम प्रसंग हो जाता है, और उससे जो अमीर वर्ग का मुस्लिम सरदार थे, संगठन था, वो नाराज़ हो जाता है। उसके बाद में वो रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटाने के प्लान बनाने शुरू कर देते हैं। लेकिन 1240 ईस्वी में बठिंडा के अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था, और उस विद्रोह में जो रजिया ने असफ साला के प्रधान यानी अमीर आकुर के पद पर जलालुद्दीन याकुत को नियुक्त किया था, उसकी अल्तुनिया हत्या कर देता है। और उसकी हत्या करने के बाद में रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर अपने साथ में ले जाता है, और वहाँ पर ले जाकर उसे एक जेल में डाल देता है। किसको? रजिया सुल्तान को एक जेल में डाल देता है। और रजिया ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। जेल के अंदर रजिया ने अपनी चाल चलकर कूटनीतिक दृष्टिकोण से बठिंडा का शासक अल्तुनिया है उससे शादी कर लेती हैं। उससे शादी करने के दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अल्तुनिया का तो फायदा ये है कि अगर मैं रजिया से शादी कर लूँगा तो दिल्ली का शासक बन जाऊँगा, और इसमें रजिया सुल्तान का फ़ायदा यह है भी मैं जेल से निकल जाऊंगी, और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर है पीछे से इसका भाई अधिकार कर लेता है, उसे मैं अल्तुनिया की मदद से वापस हासिल कर लूँगी। और इस विचार से रजिया सुल्तान है ये अल्तुनिया से शादी कर लेती है। लेकिन रजिया को जब बंदी बनाकर अल्तुनिया ले जाता है तो पीछे से दिल्ली का जो शासन है वो उसके भाई बैराम शाह के हाथ में आ जाता है, और दिल्ली सल्तनत का शासक है वो बैराम शाह बन जाता है। लेकिन रजिया बठिंडा के शासक अल्तुनिया से शादी करने के बाद में उसकी मदद से दिल्ली सत्ता को फिर से अपने हाथों में लेना चाहती है, और बाद में बैराम शाह को इस बात का पता चल जाता है भी रजिया है वो वापस दिल्ली आने वाली है और वापस फिर से दिल्ली की शासिका बनना चाहती है। तब बैराम शाह एक संगठन बनाता है, और उस संगठन को रजिया सुल्तान की हत्या करने के लिए भेजता है। लेकिन वो संगठन है वो रजिया के पास में पहुंचा नहीं था, उससे पहले ही रजिया सुल्तान और उसका पति अल्तुनिया वापस आ रहे थे। कैथल है हरियाणा के अंदर, वहाँ पर 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को एक डाकुओं का संगठन था, उसने रजिया सुल्तान और उसके पति अल्तुनिया की हत्या कर दी थी। और उसके बाद में जो बैराम शाह ने एक संगठन भेजा है वो वापस आ जाता है, और बाद में शासक बन जाता है स्वतंत्र रूप से बैराम शाह। और रजिया सुल्तान की समाधि है ये दिल्ली के अंदर बनी हुई है, और ये मोहल्ला बुलबुली खान तुर्कमान गेट दिल्ली में बनी हुई है। रजिया सुल्तान के अगर मूल्यांकन की बात की जाए, रजिया सुल्तान है ये कैसी शासिका थी, तो रजिया सुल्तान ने लगभग 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया था। मान लीजिए 3.5 वर्ष तक रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत का शासन संभाला था। और रजिया ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय जो बिगड़े हुए हालात थे, माता और पुत्र के समय जो सरदारों और शासक के बीच में जो मतभेद उत्पन्न हो गए थे, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। और दिल्ली सल्तनत काल के जो बिगड़े हुए हालात थे उसमें काफ़ी सुधार कर दी थी। किसने? रजिया सुल्तान ने। और रजिया सुल्तान है ये महिला होकर भी एक महान शासिका थी। रजिया है ये एक शिक्षित, दयावान, कर्तव्यपरायण और साहसी शासिका थी। और एक इतिहासकार है मिन्हाज, वो लिखता है भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना संपूर्ण गुण लाभप्रद हो सकते थे। मिन्हाज लिखता है अगर भाग्य रजिया सुल्तान को पुरुष बना देता तो जो गुण पुरुषों के अंदर होते हैं वो सारे के सारे गुण रजिया सुल्तान के अंदर मौजूद थे। और उसके बाद में एक दूसरा इतिहासकार है एल्फिंस्टन लिखता है यदि रजिया स्त्री न होती, अगर पुरुष होती, तो उसका नाम आज भारत के महान शासकों में लिया जाता। एल्फिंस्टन कहता है रजिया है वो एक स्त्री यानी महिला नहीं होती, अगर जो पुरुष होती तो उसका नाम है वो आज भारत के जो महान शासक है उसमें लिया जाता।
रजिया एक महान शासिका थी। और ये दो कमेंट हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, बताइए यदि रजिया स्त्री न होती, अगर पुरुष होती, तो उसका नाम आज भारत के महान शासकों में लिया जाता, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा है, ये एल्फिंस्टन ने कहा है। और इससे पहले एक और कमेंट है इतिहासकार मिन्हाज का। इतिहासकार मिन्हाज ने लिखा है, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना संपूर्ण गुण लाभप्रद हो सकते थे। तो ऐसा किसने कहा है? तो ये रजिया सुल्तान के लिए कहा है और इतिहासकार मिन्हाज ने कहा है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल की आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि पढ़ने वाला हर विद्यार्थी बिल्कुल फ्री में इंडियन हिस्ट्री को पढ़ सके और याद कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।